तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें आरिसू नाम करके एक लड़के को दिखाया जाता है जो सिर्फ हर दिन पबजी खेलते रहता है। उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। हालांकि उसके कमरे में किताबें तो बहुत है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। सुबह में उसका भाई उसके पास आता है और उसे लेक्चर देते हुए कहता है कि क्या ये तुम दिन भर गेम खेलते रहते हो, पढ़ाई लिखाई पे कुछ ध्यान दो। आरिसू कोई जवाब नहीं देता है बल्कि वो नीचे चला जाता है। नीचे जाते ही उसके पिता मिल जाते हैं और वो भी उसे लेक्चर देने लगते हैं। उसके पिता कहते हैं कि अपने भाई से कुछ सीखो, देखो वो पढ़ने में कितना होनहार है। लेकिन आरिसू उनकी भी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है बल्कि बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों के पास मैसेज करने लगता है। उसके सिर्फ 2 दोस्त हैं, मतलब कि 3 दोस्तों का एक ग्रुप है और तीनों दोस्त फिलहाल एक दूसरे के साथ में है, मतलब कि कोई बाहर कमाने के लिए नहीं गया है। इनमें से एक का नाम है कारुबे और दूसरे का नाम है जोता। बातों ही बातों में कारुबे आरिसू को अपने कंधों पर उठा लेता है और रोड पर जा करके तमाशा करने लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये लोग हर दिन शैतानियां करते रहते हैं। लेकिन रोड पर तमाशा करने की वजह से कुछ पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं। पुलिस वालों को देखते ही ये तीनों दोस्त डर की वजह से वॉशरूम में जाकर के छुप जाते हैं। अंदर जाते ही ये तीनों दोस्त एक दूसरे को देख करके काफी हंस रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक से पावर गुल हो जाती है। पावर जाने के कुछ समय के बाद अचानक से पूरा माहौल शांत हो जाता है। दरवाजा खोल करके जब ये तीनों लोग बाहर आते हैं तो जो इन्हें दिखाई देता है उसे देख करके ये सभी दंग रह जाते हैं। अभी जस्ट 5 मिनट पहले चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे, लेकिन ये तीनों दोस्त जैसे ही 5 मिनट के लिए वॉशरूम में गए तो पता नहीं कैसे सारे इंसान अचानक से गायब हो गए। ये तीनों दोस्त हर तरफ जा करके इंसान को ढूंढते हैं लेकिन इन्हें एक भी इंसान दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि इन लोगों ने अपने घर पर भी जा करके चेक किया, वहाँ पर भी इन्हें कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। तीनों दोस्त एक साथ रोड के बीचों बीच बैठे थे और बहुत खुश थे। खुश इसलिए थे कि अब इन्हें काम नहीं करना होगा। जो पढ़ाई करता है उसे पढ़ाई नहीं करना होगा, जो बॉस की डांट सुनता है उसे डांट नहीं सुननी होगी, ये लोग आजाद हैं। यही सब सोच करके तीनों दोस्त काफी खुश थे। लेकिन उसी वक्त अचानक से एक लाइट जलती है और बोर्ड पर लिख करके आता है कि गेम शुरू होने वाला है। साथ में इन्हें एक लड़की की आवाज भी सुनाई दे रहा था जो इनसे कह रही थी कि गेम को खेलने के लिए आगे बढ़ो। ये लोग जब सामने देखते हैं तो इन्हें आसमान में लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है। ये लोग रोशनी की तरफ जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई देता है जिसके अंदर इन्हें जाकर के गेम को खेलना था। अंदर जाने के बाद लिफ्ट के सामने इन्हें कुछ फोन रखा हुआ दिखाई देता है। इस फोन में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। हाँ, लेकिन इनसे कहा जाता है कि 2 मिनट में गेम स्टार्ट होने वाला है। तभी यहाँ पर शिबो नाम करके एक लड़की आती है। वो जोता के आईडी कार्ड को जैसे ही फेंकती है तो वो लेजर से कट जाता है। मतलब कि ठीक बिल्डिंग के दरवाजे पर लेजर लगा हुआ था। इस लेजर को पार करके ये लोग गेम खेलने के लिए अंदर तो आ गए हैं लेकिन अब बाहर नहीं जा सकते हैं। उसी वक्त लेजर को पार करके एक और लड़की आ जाती है गेम खेलने के लिए। गेम स्टार्ट होता है और इनके सामने एक ताश का पत्ता आता है। इन सबको बताया जाता है कि समय रहते आपको सही दरवाजा चुनना है और इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है, जिसके बाद आपको ये ताश का पत्ता मिल जाएगा और आप गेम को जीत जाएंगे। इतना बताने के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और लिफ्ट के जरिए ये सभी लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें सही दरवाजा चुन करके आगे बढ़ना था। इस कमरे में आने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि एक दरवाजा मौत का है और दूसरा दरवाजा जीवन का है। इन्हें सोच समझ करके सही दरवाजा चुनना है और आगे बढ़ना है। इन्हें पता नहीं था कि इनका वक्त बीत रहा है। अचानक से जब नीचे से धुआं निकलने लगता है, ये लड़की जल्दबाजी में जैसे दरवाजा खोल करके अगले कमरे में जाने की कोशिश करती है तो मारी जाती है। उस लड़की की मौत हो जाती है लेकिन इनका काम आसान हो जाता है क्योंकि उस लड़की की वजह से इन्हें मालूम चल जाता है कि सही दरवाजा कौन सा है। अगले कमरे में आने के बाद अब इनके पास वक्त बचा हुआ था 1 मिनट 50 सेकंड का। मतलब पिछली बार 2 मिनट का था, इस बार 10 सेकंड कम हो गया था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे इस कमरे में भी धुआं निकलना शुरू हो गया था। वक्त बहुत कम बचा हुआ था, इसलिए आरिसू कहता है कि इस बार मैं जाकर के दरवाजे को खोलूंगा। वो जाकर के मृत्यु वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश तो करता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। जिसके बाद कारुबे जा करके जीवन वाला दरवाजा खोल देता है और ये दरवाजा बिल्कुल सही था। इस तरीके से ये लोग पहुंच जाते हैं अगले वाले कमरे में। इस कमरे में पहुंच जाने के बाद अब इनके पास वक्त बचा हुआ था 1 मिनट 40 सेकंड का। इतने समय में इन्हें सोचना है और अगले वाले कमरे में जाना है। लेकिन अब तुक्का लगाने से काम नहीं चलने वाला था, इन्हें कुछ सोचना होगा। यहाँ जो आरिसू था वो कुछ सोच करके दिमाग लगाता है और उसे मालूम चल जाता है कि अगला दरवाजा कौन सा है और वो बिल्कुल
सही था। उसे ये मालूम चल जाता है कि बाहर के साइड में जो BMW खड़ी थी उसी के साइज में ये सारे कमरे बनाए गए हैं। उस कार का साइज और नंबर प्लेट से पता नहीं वो क्या गणित लगाता है, लेकिन उसे मालूम चल जाता है कि इस बिल्डिंग में कितने कमरे हैं और बड़ी ही आसानी से उसे ये भी मालूम चल जाता है कि कौन सा दरवाजा बिल्कुल सही है। इसकी वजह से ये लोग आराम से हर एक दरवाजे को चुन करके आगे बढ़ जा रहे थे। लेकिन आखिरी कमरे में पहुंच जाने के बाद इन्हें सामने की तरफ कोई दरवाजा दिखाई नहीं देता है। दरवाजा सामने नहीं था बल्कि साइड साइड में था। इसी वजह से आरिसु को कुछ डाउट होता है। वो फिर से अपने गणित लगाता है और सही दरवाजे को चुनने की कोशिश करता है। उसे मालूम चल जाता है कि अभी भी एक दरवाजे के पीछे कमरा है और वो कमरा बिल्कुल छोटा सा है। ये लोग जैसे दरवाजा खोल करके छोटे से कमरे में पहुंचते हैं, उसी वक्त अचानक से कमरे में आग लग जाती है, जिसकी वजह से जोता का पैर जल जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये सभी लोग सही कमरे को पार करके बिल्डिंग के बाहर आ चुके थे। बिल्डिंग के बाहर आते ही मोबाइल में से आवाज आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने गेम को पार कर लिया, आप जीत चुके हो। गेम को जीत जाने के बाद इन्हें ताश का पत्ता भी मिल जाता है। उसी वक्त एक बार फिर से इनके फोन में एक मैसेज आता है और इस मैसेज के जरिए इन्हें मालूम चलता है कि इनके पास 3 वीजा बचा हुआ है। वीजा का मतलब कि ये इनका 3 लाइफ है। अगर ये लोग गेम को खेलते हैं तो इनका वीजा बढ़ते रहेगा और अगर एक भी गेम को छोड़ा तो इनका जो वीजा है वो कम होते रहेगा और जब आखिरी वीजा बचा होगा तो इन्हें मार दिया जाएगा। ठीक उसी वक्त इनके सामने एक इंसान आता है जो काफी डरा हुआ था। वो कहता है कि ये गेम कभी खत्म नहीं होगा, मैं इस गेम को छोड़ रहा हूँ। ठीक उसी वक्त आसमान में से एक लेजर निकलती है जो उस आदमी को खत्म कर देती है। गेम खत्म हो जाने के बाद सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। उसी वक्त फोन में मैसेज आता है कि अगला गेम कल से फिर शुरू होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आसमान में से ढेर सारी लेजर लाइटें निकल रही थी। एक बिल्डिंग के ऊपर हम उसागी नाम करके एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथों में एक कार्ड था, मतलब कि उसने भी गेम को खेला और जीतने के बाद उसे वो कार्ड मिला है। सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन सुबह में सभी दोस्त अलग अलग दुकानों पर जा करके ढेर सारे खाने का सामान लेकर के आते हैं और सब लोग मिल बांट करके खाते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग बातें कर रहे थे कि आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा होगा, गेम मास्टर कौन है, या तो ये कोई इंसान होगा जिसने गेम को बनाया है या फिर हमारी पृथ्वी पर एलियन आ चुके हैं। ये मौत का गेम चल रहा है और अगर इसे बंद करना है तो हमें गेम मास्टर तक पहुंचना होगा। अगर किसी तरह हम गेम मास्टर तक पहुंच गए तो हम इस गेम को बंद कर सकते हैं। अब रात हो चुकी थी और इन्हें गेम खेलने के लिए फिर से जाना था। रात हो जाने के बाद आरिसु कारुबे से कहता है कि हम गेम खेलने के लिए जोता को नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। आज सिर्फ हम दोनों साथ में जाते हैं और गेम खेल करके आते हैं। कुछ समय के बाद जब गेम स्टार्ट हो जाता है तो हमें एक बिल्डिंग के बाहर उसागी को दिखाया जाता है। उसके साथ हमें और भी लोगों को दिखाया जाता है जो इस बिल्डिंग में आकर के खड़े थे गेम खेलने के लिए। गेम को खेलने के लिए यहाँ पर आरिसु और कारुबे भी आते हैं। इस बार जो ताश का पत्ता इनके सामने आता है वो था तिड़ी का पंजा। गेम स्टार्ट होने से पहले मोबाइल के जरिए इन्हें बताया जाता है कि आप सभी लोगों के पास 20 मिनट का वक्त है। 20 मिनट से पहले आपको इस बिल्डिंग के अंदर सेफ जोन को ढूंढना है। अगर आपने 20 मिनट से पहले उस सेफ जोन को ढूंढ लिया तो आप इस बिल्डिंग को धमाके से बचा सकते हो, वरना इस बिल्डिंग के छत पर एक बम रखा हुआ है जो समय समाप्त होते ही फट जाएगा और पूरी बिल्डिंग धमाके से उड़ जाएगी। गेम स्टार्ट होने से पहले सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जैसे गेम स्टार्ट होता है तो सभी लोग सेफ जोन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। सेफ जोन को ढूंढना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर सैकड़ों कमरे थे और सबसे बुरी बात यह है कि इनके बीच एक ऐसा इंसान है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। उस इंसान के सामने गलती से कोई आ गया तो वो उन्हें गन से शूट करके उड़ा देगा। इस वक्त जो भी उस मास्क वाले इंसान के सामने आ रहा था वो मर रहा था। उस मास्क वाले इंसान को देख करके आरिसु छुप जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि मास्क की वजह से वो ऊपर नहीं देख पा रहा है। इसके बाद वो चिल्ला करके ये बात सभी लोगों को बताता है, जिसके बाद बाकी के लोग भी लोगों को बता रहे थे कि वो मास्क वाला इंसान कौन से माले पर है। इस तरीके से लोगों को सेफ जोन ढूंढने में थोड़ा आसानी हो जाता है। इन सब से कारुबे परेशान हो गया था, वो मास्क वाले इंसान को मारना चाहता था। इस गेम में एक आगुनी नाम करके बंदा था। आगुनी के साथ में जो बंदा था, इन दोनों ने अपने हाथों पर किसी प्रकार का टोकन पहन रखा था और उस पर नंबर भी लिखा हुआ था। यह देख करके आरिसु समझ जाता है कि इनकी एक टीम है। खैर जो भी हो, आगुनी इनसे कहता है कि तुम में से एक को हमारे साथ चलना होगा ताकि हम उस मास्क वाले इंसान का सामना कर पाएं और एक को जा
करके सेफ जोन को ढूंढना होगा। जिसके बाद जो कारुबे था वो आगुनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और आरिसू चला जाता है सेफ जोन को ढूंढने के लिए। इस वक्त आगुनी का एक आदमी उस मास्क वाले इंसान के सामने खड़ा था उसका ध्यान भटकाने के लिए। आगुनी चाहता तो मास्क वाले इंसान पर हमला करके अपने आदमी को बचा लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो अपने आदमी को मरने के लिए छोड़ देता है। मौका मिलते ही जब आगुनी और कारुबे ये दोनों मास्क वाले इंसान पर हमला करते हैं तब वो अकेले ही इन दोनों को धूल चटा देता है। वो चाकू से कारुबे के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। इधर दोस्तों जो आरिसू था वो हर एक दरवाजे को चेक कर चुका था लेकिन उसे सेफ जोन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वो नीचे के माले को देखता है तब उसे मालूम चल जाता है कि सेफ जोन कौन से कमरे में है। दरअसल जिस कमरे में सेफ जोन था उस कमरे के दरवाजे को मास्क वाले इंसान ने शूट नहीं किया था। जब वो कमरे के पास भाग करके आया तो उसी वक्त यहाँ पर जीसियांग नाम करके एक और बंदा आ जाता है। दरअसल उसे भी मालूम चल गया था कि सेफ जोन इसी कमरे में है। आरिसू कमरे के दरवाजे को खोलता है और अंदर जाता है। अंदर जाते ही इन्हें एक और दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन शायद इन्हें नहीं पता था कि इनके पीछे एक और मास्क वाला इंसान खड़ा है। वो जैसे ही इन्हें गन से शूट करने वाला था तभी मौके पर आरिसू उसे देख लेता है। वो इन दोनों को गन से शूट तो करता है लेकिन ये बच जाते हैं। जीसियांग के पास एक ट्रेजर था जिसकी वजह से वो मास्क वाले इंसान को जख्मी कर देता है। उस ट्रेजर की वजह से मास्क वाला इंसान बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही बेहोश हुआ था। उसे जैसे ही होश आता है तो वो इन्हें फिर से गन से शूट करता है, जिसकी वजह से हुआ यूं कि जीसियांग कमरे के दरवाजे से बाहर चला जाता है और जो आरिसू था वो जल्दबाजी में कमरे के अंदर जो एक दरवाजा था उसके अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर भी एक और कमरा था और उस कमरे के अंदर जाने के बाद आरिसू को यहाँ पर 2 बटन दिखाई देता है। यह देखते ही आरिसू खिड़की के जरिए जोर से चिल्लाता है और लोगों को बताता है कि सेफ जोन इस कमरे में है। यहाँ पर 2 बटन है और उसे बंद करने के लिए मुझे 2 लोगों की जरूरत है। ठीक उसी वक्त वो मास्क वाला इंसान अपनी गन से दरवाजे को उड़ा देता है और अंदर आ जाता है। वो गन से आरिसू को शूट करने वाला था लेकिन तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है। ठीक उसी वक्त उसागी खिड़की के जरिए अंदर आ जाती है और जीसियांग ट्रेजर लेकर के दरवाजे के जरिए कमरे के अंदर आ जाता है। वो फौरन ट्रेजर को फेंकता है उसागी की तरफ और उसागी उस ट्रेजर के जरिए मास्क वाले इंसान के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। इसके बाद आरिसू और उसागी ये दोनों एक साथ मिल करके दोनों साथ में बटन को दबाते हैं, जिसकी वजह से बॉम्ब का टाइमर रुक जाता है। ठीक उसी वक्त फोन में मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशन, आप गेम को जीत चुके हो। बाद में इन्हें मालूम चलता है कि वो मास्क वाला जो इंसान था वो एक महिला थी। उस महिला के गले में एक पट्टा के जैसा कुछ लगा हुआ था जो अचानक से फट जाता है और उस महिला की मौत हो जाती है। इधर बाहर के साइड में वो जो दूसरा वाला मास्क वाला बंदा था उससे आगुनी लड़ रहा था। आगुनी लगातार उसके ऊपर हमला करके उसे बहुत पीटता है और उसे जख्मी कर देता है। यहाँ पर जो आगुनी का दोस्त था वो भी साइड में मरा पड़ा हुआ था। उसके जेब में कुछ बज रहा था और वो एक रेडियो था। रेडियो पर एक इंसान था जो कह रहा था कि सभी लोग बीच पर हैं, अगर जिंदा रहना है तो बीच पर आ जाओ। और इस बात को कारुबे बड़े ध्यान से सुन रहा था। इधर जो आरिसू था वो कमरे के बाहर आकर के बैठा हुआ था। उसागी जब बाहर आती है तब वो उससे कहता है कि उस महिला की मौत मेरी वजह से हुई, मैंने उसको मारा है। तब उसागी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर खुद को जिंदा रखना है तो तुम्हें लड़ना होगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। गेम को खेल करके जब सुबह में कारुबे और आरिसू वापस लौट करके आते हैं तब जोता उन्हें देख करके बहुत खुश हो जाता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि कारुबे अपने साथ वो रेडियो लेकर के आया था। वो अपने दोस्तों को बताता है कि इस रेडियो पर एक इंसान बोल रहा था कि सभी लोग बीच पर आ जाओ, बीच पर हम सलामत रहेंगे। जिस पर आरिसू कहता है कि हमारे आसपास में लगभग 2 से 4 बीच हैं, हमें सभी बीच पर जा करके उसे अच्छे से चेक करना होगा। खैर दोस्तों अब जब रात हो जाती है तो गेम फिर से स्टार्ट होता है और आज रात के समय में गेम खेलने के लिए जोता और शिवो को भी जाना पड़ जाता है क्योंकि इनका वीजा खत्म हो रहा था। जिस बिल्डिंग के अंदर इन्हें गेम खेलना था उसके अंदर जाते ही इन्हें सामने ढेर सारा हथियार दिखाई देता है और इन लोगों के लिए यहाँ पर गोगल भी रखा हुआ था। गेम स्टार्ट होने से पहले सभी लोगों को गोगल पहनने के लिए कहा जाता है। सभी लोग जैसे ही गोगल्स को पहनते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही इनके गले में फिट हो जाता है। इस गेम को जीतने के बाद जो इन्हें ताश का पत्ता मिलने वाला था वो था दिल का सत्ता। इस बार दिल का पत्ता आया था तो आरिसू समझ जाता है कि ये गेम दिल का होने वाला है। गेम स्टार्ट होने से पहले इन्हें बताया जाता है कि आप लोगों के पास 15 मिनट का समय है। आप लोगों में से एक भेड़िया है और
3 लोग भेड़ हैं। जो भेड़िए को ढूंढेगा वो होगा अगला भेड़िया। भेड़िए से बचने के लिए आपको छुपना होगा ताकि भेड़िया आपको ढूंढ ना पाए। तो पहले नंबर पर जो भेड़िया बनता है वो होता है जोता। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और गोगल को निकालने की कोशिश करता है। उसी वक्त जैसे वो आरिसू को देखता है तो आरिसू भेड़िया बन जाता है। कहने का साफ मतलब ये था कि अगर भेड़िया खत्म हो जाए तो भेड़ को छुपने की जरूरत ही नहीं होगी। ये लोग जैसे ही सीबो को देखते हैं तो वो भेड़िया बन जाती है। वो समझ चुकी थी कि उसकी जान खतरे में है, क्योंकि अगर वो मारी गई तो ये लोग गेम को जीत जाएंगे। इसीलिए कारुबे उसे खत्म करने के लिए एक हथियार लेकर के उसकी तरफ भागता है। हमला करने से पहले वो सीबो की आंखों को देख लेता है, जिसकी वजह से अब वो भेड़िया बन जाता है। इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी तो उसी वक्त यहाँ पर आरिसू आ जाता है। कारुबे उसे देख लेता है, जिसकी वजह से अब आरिसू भेड़िया बन जाता है। अब आरिसू को खत्म करने के लिए कारुबे हथियार लेकर के उसके पीछे भागता है। एक तरफ कारुबे था और दूसरी तरफ सीबो थी, लेकिन सीबो हमला करते उससे पहले यहाँ जोता आ जाता है, जो उसके ऊपर हमला कर देता है। जोता उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से आरिसू को यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है। वो भागता तो है, लेकिन अब कारुबे हथियार लेकर के उसके पीछे पड़ा हुआ था। सीबो ने हमला किया था, जिसकी वजह से कारुबे जख्मी हो गया था। आरिसू आकर के एक कोने में बैठ जाता है और अपने दोस्तों के साथ गुजारे हुए पल को सोचने लगता है। अपने दोस्तों के बारे में सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो ये गेम नहीं खेलेगा। वो इस तरह अपने दोस्तों को मरता हुआ नहीं देख सकता है। इधर जो कारुबे था वो भी अपने दोस्तों के साथ गुजारे हुए पल को सोच रहा था। तभी आरिसू कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। इतना कहने के बाद आरिसू वापस भाग करके आता है और अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन अब जो दोस्त उसे मारने के लिए हथियार लेकर के उसके पीछे पड़े हुए थे वो भी अब उसे बचाना चाहते थे। जो टाइम इनके पास बचा हुआ था उस टाइम में ये लोग कुछ अच्छी बातें करते हैं और आखिरी में जैसे वक्त खत्म होता है तो आरिसू के सामने कारुबे मारा जाता है और साथ में सीबो और जोता की भी मौत हो जाती है। आरिसू यह देख करके बहुत रोता है। वो जीने की उम्मीद खो करके रोड पर जा करके पड़ा हुआ था। जब उसागी उसे देखती है तो वो उसे ले करके अपने साथ आती है। वो उसे खाने के लिए कुछ खाना भी देती है। तभी आरिसू कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं मरना चाहता हूँ। मेरे दोस्त मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उनकी जान मैंने ली है, इसलिए मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं भी मर करके उनके पास जाना चाहता हूँ। यह सब कुछ कह करके वो काफी इमोशनल हो जाता है। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद उसागी उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि तुमने भी मेरी जान बचाई है। अगर पिछले वाले गेम में उस बिल्डिंग में तुम चिल्लाए नहीं होते तो मेरी जान नहीं बच पाती। तुम्हारी वजह से सिर्फ मेरी जान बच पाई है। इसी वजह से तुम्हारी जान बचा करके मैं बस कर्ज अदा कर रही हूँ। एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारी तरह सिर्फ मरना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। खैर दोस्तों, अब रात हो चुकी थी और रात के समय में उसागी के साथ गेम खेलने के लिए आरिसू भी जाता है। इस बार ये लोग गेम को खेलने के लिए एक टनल के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक बस खड़ी थी। जब ये दोनों बस के अंदर जाते हैं तो इनकी मुलाकात 3 दोस्तों से होती है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि इन तीनों दोस्तों में जो जैक है उसका पैर बहुत ही बुरी तरह जख्मी है। मतलब कि ये है कि वो अपने पैरों से ठीक से चल नहीं सकता है। खैर दोस्तों, गेम स्टार्ट होने से पहले फिर से इनके सामने एक ताश का पत्ता आता है और इन्हें बताया जाता है कि दिए गए समय में तुम्हें दौड़ करके अपने गोल तक जाना होगा। इस वक्त जहाँ पर ये लोग थे वहाँ डिस्टेंस 0 था। अब इन्हें कितना डिस्टेंस कवर करना है ये नहीं बताया गया था। ये लोग ये सोच रहे थे कि बस को स्टार्ट करके ये लोग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, लेकिन जब ये लोग बस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उसमें डीजल नहीं था, जिसका मतलब ये था कि इन्हें दौड़ करके ही गोल तक जाना होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैक अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। हालांकि उसके दोस्त उसे लेकर के अपने साथ जाना चाहते थे, लेकिन जैक खुद ही इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने दोस्तों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। अब इसके बाद सभी लोग बाहर आते हैं और टनल के अंदर ही दौड़ना शुरू करते हैं। ये लोग दौड़ते हुए जब काफी दूर आ गए थे तभी अचानक से इन्हें अपने सामने कुछ दिखाई देता है। दरअसल वो एक ब्लैक पैंथर था जिससे बच करके इन्हें आगे निकलना था। वो पागल कुत्ते की तरह इनके ऊपर हमला कर रहा था। वो जो तीनों दोस्त थे ना, उसमें से एक दोस्त के ऊपर वो ब्लैक पैंथर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बाकियों को भागने का एक मौका मिल जाता है। ये सभी लोग भागते हुए आगे जाते हैं और थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद आरिसू को एक बुलेट दिखाई देता है। इन्हें ये पता था कि ये डीजल से
चलता है। बुलेट में बैटरी तो नहीं था, लेकिन हाँ डीजल पड़ा हुआ था, जिस पर आरिसू कहता है कि हमारे पास अभी भी मौका है, हम डीजल को ले जाकर के बस को स्टार्ट कर सकते हैं और जैक को वापस ला सकते हैं, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद आरिसू बुलेट को लेता है और पैदल ही उसे बस की तरफ लेकर के भागता है। इधर उसागी और उसके साथ में जो एक बंदा था, ये दोनों भाग करके टनल के एंडिंग पॉइंट पर आ गए थे, जहाँ पर डेस्टिनेशन खत्म होता है। और इधर जो आरिसू था वो बुलेट को लेकर के बस के बहुत करीब आकर के पहुंच चुका था। इन लोगों को एक बहुत ही अजीब आवाज सुनाई देती है और वो आवाज पानी का था। दरअसल ये इनका डेस्टिनेशन नहीं था। अचानक से टनल के अंदर ढेर सारा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग फिर से वापस भागते हैं। पानी की रफ्तार धीरे होने की वजह से ये लोग भाग नहीं पा रहे थे। उसागी तो भागती है, लेकिन उसके साथ में जो बंदा था वो पानी के चपेट में आ जाता है। उसी वक्त उसागी के सामने आरिसू बस लेकर के आ जाता है। उसागी भागते हुए जाती है और आरिसू के हाथों को पकड़ लेती है। पानी के चपेट में आने से पहले आरिसू उसे बस के अंदर खींच लेता है। कुछ समय के बाद जब माहौल शांत हो जाता है तब इन्हें होश आता है और जब ये लोग बस के बाहर निकलते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि इनका डेस्टिनेशन तो वही बस था। जिस गोल पर भाग करके इन्हें जाना था वो वही बस था, इसलिए डिस्टेंस 0 दिखा रहा था, क्योंकि ये सभी लोग गोल पर ही खड़े थे। खैर जो भी हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद इन्हें समझ में आ रहा है तो अब इसका कोई फायदा नहीं था। जैक अपने ग्रुप का अकेला बचा हुआ था। जैक इन लोगों से कहता है कि हमारी मुलाकात फिर से होगी। इतना कहने के बाद वो इन्हें छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि आरिसू और उसागी ये दोनों एक साथ में हैं और यहाँ पर आरिसू उसे उस बीच के बारे में बता रहा था जिसके बारे में उस रेडियो पर बात हो रही थी। जिसके बाद दोनों एक साइकिल से उस बीच को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये दोनों अलग अलग जगहों पर जा करके उस बीच को ढूंढते हैं, लेकिन वो बीच इन्हें कहीं नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, रात के समय में इन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देता है जहाँ कुछ बंदे गेम खेलने के लिए आए थे और इनके भी हाथों में बिल्कुल वैसा ही टोकन था जैसा आगुनी के हाथों में था। मतलब कि ये सभी लोग एक टीम से ही थे। गेम खत्म हो जाने के बाद जब ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं तब आरिसू और उसागी ये दोनों अलग अलग टीम का पीछा करते हैं, जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि इनके पास तो कार है। कार का पीछा करते हुए ये दोनों एक बिल्डिंग के करीब आकर के पहुंच जाते हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन इस बिल्डिंग में लाइट था। तभी इनके पीछे कोई आता है जो इन्हें बेहोश करके उस बिल्डिंग के अंदर लेकर के जाता है। उसी वक्त इनके पास ताकीरो नाम करके एक बंदा आता है जो यहाँ का लीडर है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो यहाँ का राजा है। यहाँ पर इन्हें यह भी मालूम चलता है कि वो उन सारे ताश के पत्तों को इकट्ठा कर रहा है जो गेम में मिलते हैं। उसकी टीम जाकर के गेम को खेलती है और ताश को लेकर के आके उसे देती है। दरअसल उसका ये मानना है कि ताश का पत्ता पूरा हो जाने के बाद वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता है, इसलिए वो सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके एक टीम बना रहा है ताकि लोग गेम खेलें और उसके लिए ताश का पत्ता लेकर के आएं। ताकीरो इन दोनों से कहता है कि तुम भी मेरे लिए गेम खेलोगे और ताश का पत्ता लेकर के आओगे और तुम्हें आज रात गेम खेलना ही होगा क्योंकि तुम्हारा वीजा आज खत्म हो रहा है। अपनी जान बचाने के लिए तुम जरूर जा करके गेम को खेलोगे। तुम्हारे दोस्त ने रेडियो पर जिसकी आवाज सुनी थी वो हमारे ही एक आदमी की थी। जिस बीज को तुम काफी समय से ढूंढ रहे थे वो यही है। उसागी और आरिसू ने जितना भी गेम खेल करके कार्ड्स को इकट्ठा किया था, उन दोनों के सारे कार्ड्स को ताकीरो ले लेता है और इनसे कहता है कि अब तुम भी हमारे टीम के सदस्य हो। तुम यहाँ पर रह करके फुल एंजॉय कर सकते हो, लेकिन याद रखना अगर गद्दारी किए तो सिर्फ मौत मिलेगी। आरिसू जब बाहर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे इंसान हैं और ये सभी लोग ताकीरो के इशारों पर नाचते हैं। आज रात गेम स्टार्ट होने से पहले ताकीरो सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को गेम खेलना है और कार्ड्स को ला करके हमें देना है। कार्ड्स को इकट्ठा करने के बाद हम सब इस दुनिया से निकल करके अपनी असली दुनिया में वापस जा पाएंगे। अब रात हो जाने के बाद सभी लोग गेम को खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। बहुत सारी टीम थी जिन्हें अलग अलग गेम खेलना था। यहाँ पर नोमी नाम करके एक लड़की थी जो गेम खेलने के लिए आरिसू को अपने साथ लेकर के जाती है। गेम खेलने के लिए जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो इन्हें ढेर सारे बिजली के तार दिखाई देते हैं। गेम ये था कि कमरे में एक बल्ब था। उस बल्ब को जलाने के लिए 3 स्विच था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही स्विच से बल्ब जलने वाला था। सही स्विच को चुनने के बाद अगर ये लोग बल्ब को जला देते हैं तो कमरे में जो पानी आ रहा है वो बंद हो जाएगा। कमरे में पानी भरने से पहले इन्हें ये काम पूरा करना होगा, वरना इन सब की जान चली जाएगी। इन्हें कंडीशन भी दिया गया था। जिस कमरे में बल्ब दिया गया था उस कमरे के
दरवाजे को बंद करके ये लोग स्विच को ऊपर नीचे कर सकते थे। इस बारे में जब आरिसु सोचता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके कहने पर जिस कमरे में बल्ब लगा हुआ था उसके दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद आरिसु ए नंबर के स्विच को कुछ समय तक चालू करके छोड़ देता है। ए वाले स्विच को बंद करने के बाद वो बी नंबर के स्विच को चालू कर देता है। इसके बाद एक लड़की जाकर के जब बल्ब को टच करती है तो वो बहुत गर्म था, जिसका मतलब ये था कि स्विच ए जवाब था। काफी समय तक स्विच ए ऑन होने की वजह से बल्ब हीट हो गया था, जिसके बाद ये लोग गेम को जीत जाते हैं। यहाँ दोस्तों हमें ये भी मालूम चलता है कि इसी बीच पर आगुनी भी था। उसके टीम में जो मेंबर हैं उनके पास हथियार होता है, क्योंकि इस बीच पर हथियारों का जो लीडर है वो आगुनी है। वो यहाँ पर अपने लोगों के साथ आकर के कुछ लफड़ा शुरू करने वाला था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर तकीरो आ जाता है जो उसे रोकता है। वो आगुनी से कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों तकीरो सभी खास मेंबर को लेकर के एक अलग कमरे में जाता है। इन्हें वो सारे ताश के पत्ते मिल जाते हैं जो इनकी टीम खेल करके जीत करके लाई थी। इसके बाद इन्हें जो ताश का पत्ता हासिल करना था वो था दिल का दहला। और वैसे तो आपको पता ही होगा कि जब दिल की बात आ जाती है तो चोट अपनों को पहुंचता है, मतलब कि दिल के पत्तों को हासिल करने के लिए अपनों को चोट पहुंचाना पड़ता है। सबसे बड़ी मुसीबत वाली बात ये थी कि दिल का दहला ये पत्ता जल्दी आता भी नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आरिसु और उसागी ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उसी वक्त आरिसु कुछ लोगों को देखता है। दरअसल ये लोग गद्दार लोगों को निपटा करके जा रहे थे। आरिसु जब जाकर के चेक करता है तब उसे ढेर सारी लाश दिखाई देती है। उसी वक्त यहाँ पर जिसियांग आता है जो आरिसु से कहता है कि गद्दारों के साथ यही होता है। उन लोगों का कहना है कि वो हमें हमारी असली दुनिया में लेकर के जाएंगे, जबकि ये झूठ है। वो हमें अपनी बातों में फंसा करके अपना काम निकलवा रहे हैं। और हाँ, अगर तुम सच में यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरा साथ दो। मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों हमें तकीरो को दिखाया जाता है जो आज रात का गेम खेलने के लिए जा रहा था। गेम वाली लोकेशन पर पहुंच जाने के बाद उसके लोग उसे अंदर छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह में उसकी लाश यहाँ पर आती है। लोगों का ये कहना था कि गेम को सही से न खेलने की वजह से वो मारा गया। उसी वक्त यहाँ पर नोमी आती है और उसे मालूम चलता है कि तकीरो को गोली लगी है। जब नोमी गोली की बात करती है तब जो लोग साथ में गेम खेलने के लिए गए थे वो कहते हैं कि वहाँ पर गोलीबारी हुई थी, इसीलिए तकीरो को गोली लगी है। लेकिन अब दिक्कत की बात ये थी कि अगर ये बात बाहर गई तो लोगों में हड़कंप मच जाएगा, लोग अपने मन का करने लगेंगे। इसी वजह से अब आगुनी के लोग आगुनी को यहाँ का नया राजा बनाना चाहते थे। हालांकि इस बात पर कुछ लोग राजी नहीं थे, लेकिन आगुनी के लोग जबरन गन दिखा करके उन्हें राजी कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ का नया राजा बन जाता है आगुनी। राजा बन जाने के बाद अब आगुनी को जा करके काला लिफाफा खोलना था। दरअसल उस काले लिफाफे के अंदर सेफ लॉकर की चाबी होती है और उस चाबी को वही देख सकता है जो यहाँ का नया राजा बनता है। आगुनी चाबी को देखने के बाद फिर से लिफाफे को पैक करता है और उसे रख देता है। इधर जिसियांग आरिसु से कहता है कि तुम्हें कमरे में जा करके सेफ लॉकर को खोलने के बाद बॉक्स को चुराना है। अगर तुम ये काम करने में कामयाब हो जाते हो तो हम सब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद आगुनी जब लोगों के सामने भाषण दे रहा था तो मौके का फायदा उठा करके आरिसु कमरे के अंदर चला जाता है सेफ लॉकर को ढूंढते हुए। उसे सेफ लॉकर तो मिल जाता है और उसकी चाबी जिसियांग को मालूम था, लेकिन यहाँ पर बेचारा आरिसु बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। दरअसल जिसियांग ने उसे धोखा दिया, वो आगुनी की तरफ से ही था, पता नहीं किस लिए, लेकिन वो आरिसु को पकड़वा देता है, जिसकी वजह से आरिसु गद्दार साबित हो जाता है और उसे ये लोग एक कमरे में ले जाकर के बांध देते हैं। रात के समय में जिसियांग फिर से उसी कमरे में जाता है जहाँ पर सेफ लॉकर रखा गया था। दरअसल आगुनी के लोग जब आरिसु को मार रहे थे तब इस वक्त आगुनी की नजर एक सामने बने पेंटिंग पर जाती है। दरअसल इसी पेंटिंग के पीछे सेफ लॉकर को रखा गया था। सेफ लॉकर की लोकेशन जानने के लिए उसने बस एक प्रकार से आरिसु को अपना बकरा बनाया। इस सेफ लॉकर के अंदर जो बॉक्स था उसके अंदर सारे ताश के पत्ते रखे गए थे। इन सारे ताश के पत्तों को लेने के बाद जिसियांग अपनी गर्लफ्रेंड क्वीना के साथ यहाँ से जाने वाला था, लेकिन उसी वक्त इन्हें चारों तरफ लेजर दिखाई देता है। दरअसल आज रात की जो गेम होने वाली थी वो इसी बिल्डिंग के अंदर ही होने वाला था और फाइनली आज के गेम में वो पत्ता भी आ जाता है जिसका लोगों का इंतजार था। ये ताश का पत्ता था दिल का दहला, जिसका मतलब ये था कि इस गेम में लोगों को अपनों को नुकसान पहुंचाना होगा। खैर जो भी हो, अंदर
जाने के बाद जब सभी लोग अपने एक एक फोन को ले लेते हैं, तब सामने इन्हें एक लड़की की लाश दिखाई देती है जिसे चाकू से मारा गया था। उसी वक्त सभी लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों के बीच में एक विच है। उस विच को पकड़ने के बाद आप लोगों को उसे आग में जलाना है, जिसके बाद आप लोग इस गेम को जीत जाओगे। इसी वक्त आगुनी सामने आता है और अपने लोगों से कहता है कि सबको पकड़ो और सबको ले जाकर के जला दो। जिसके बाद आगुनी के लोग सभी लोगों को गन से शूट करके उन्हें खत्म करने लगते हैं और फिर एक एक करके उन्हें ले जा करके आग में जला देते हैं। आगुनी अपनी आंखों से सभी लोगों को जलता हुआ देख रहा था। इधर जो उसागी थी वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल करके आरिसु को ढूंढ रही थी। काफी समय तक ढूंढने के बाद उसे मालूम चल जाता है कि आरिसु कौन से कमरे में है। कमरा तो नहीं खुलता है, इसलिए वो खिड़की से जा करके आरिसु को बचा करके वापस लेकर के आती है। इसके बाद आरिसु एक कमरे में बैठ करके इस गेम को समझता है और उसे सोल्व करने की कोशिश करता है। जब उसे मालूम चला कि इस गेम में दिल का दहला आया है तो वो समझ जाता है कि गेम मास्टर सभी लोगों के साथ खेल रहा है। गेम मास्टर चाहता है कि लोग अपनों को ही नुकसान पहुंचाएं। अब इसी बीच हमें आगुनी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि आगुनी और तकीरो रियल लाइफ में ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर अचानक से इनके साथ क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता। इधर दोस्तों जो आरिसु था वो गेम मास्टर की तरह सोच करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस वक्त विच कौन हो सकता है। उसे इतना तो मालूम चल गया था कि गेम मास्टर को यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ के लीडर की मौत हो जाने के बाद उस लड़की की मौत हुई, पता नहीं कैसे, लेकिन काफी समय तक गणित लगाने के बाद उसे मालूम चल जाता है कि आखिर असली विच कौन है। इधर आगोनी अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सभी लोगों को खत्म कर दो, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर आरिसु आ जाता है जो कहता है कि मैं विच नहीं हो सकता हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है क्योंकि तुम्हारे लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, और अगर तुम विच नहीं हो तो मेरा साथ दो ताकि हम मिल करके उस विच को ढूंढ सके। लेकिन इतना सुनने के बाद आगोनी को पता नहीं क्या हो गया, वो आ करके आरुषि को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। फिर लोगों से कहता है कि मैं हूँ असली विच। जब लोग यह सुनते हैं तो सभी लोग उसके ऊपर गन तान देते हैं, लेकिन तभी आरिसु कहता है कि आगोनी विच नहीं है, ये दिल का दहला वाला गेम है और इसमें लोगों के दिलों के साथ खेला जाता है। आगोनी विच नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद सभी लोगों को वो जान से मारना चाहता है। इसका मतलब उसका कोई और मकसद है और मुझे मालूम चल गया है कि आगोनी क्या चाहता है। आगोनी ने उस लड़की को नहीं मारा है बल्कि तकीरो को मारा है, जो यहाँ का लीडर था उसी को ही आगोनी ने मारा है। तुम्हारी आंखें देख करके मैं समझ गया कि तुम्हारे अंदर जीने की अब कोई उम्मीद नहीं बची हुई है। बिल्कुल वैसा ही हाल एक समय पर मेरा भी था जब मैंने अपने दोस्तों को खोया था। सही बात तो ये है कि तुम और तकीरो कभी दुश्मन थे ही नहीं, बल्कि तुम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। तुम ये चाहते थे कि यहाँ पर जो हथियार वाले लोग हैं उनकी वजह से किसी और को नुकसान न पहुँचे। इसी वजह से तुम हथियार वाले लोगों के साथ मिल करके उन्हें अपने वश में करके रखे थे। तुम्हारे पास तो इतना सारा हथियार है, तुम चाहते तो पहले ही इस बीच को अपने कब्जे में कर चुके होते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम और तकीरो असल जिंदगी में एक दूसरे के सगे दोस्त थे और किसी वजह से तुमने तकीरो को मार दिया है। इसी वजह से बीच पर मौजूद सभी लोगों को तुम खत्म करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं लोगों की वजह से तुमने अपने दोस्त को जान से मारा। इतना कहने के बाद दोस्तों हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है और ये सीन उस समय का है जब तकीरो और आगुनी असली दुनिया में एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। दोस्तों सीन कुछ ऐसा था कि तकीरो इस बीच पर सभी लोगों को ला करके अपनी एक टीम बनाना चाहता था और यहाँ पर लोगों को वो पूरी आजादी देना चाहता था। जैसा उसने कहा वैसा उसने किया भी, लेकिन दिक्कत तब आ गई जब वो कार्ड के लिए लोगों को जान से मारने लगा और ये बात आगुनी को बहुत बुरी लगी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी की जान जाए। इन सबको ठीक करने के लिए उस रात जब तकीरो गेम खेलने के लिए गया था तब आगुनी जा करके उसे अकेले में मिला और उससे कहा कि मैं ये सब कुछ अब बंद करना चाहता हूँ। वो तकीरो से कह रहा था कि ये सब खून खराबा बहुत हो गया, अब बंद कर दो, लेकिन तकीरो का कहना था कि जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा हो रहा है, इसी वजह से मैं इसे बंद नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर आगुनी कहता है कि तुमने सबसे झूठ बोला, तुमने कहा था कि सारे कार्ड मिल जाने के बाद हम अपनी दुनिया में पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम ये सब कुछ खत्म कर दो। लेकिन ताकीरो को ये ठीक नहीं लगता है, इसलिए वो आगुनी के ऊपर गन तान देता है, लेकिन वो गन चला पाता उससे पहले ही आगुनी गन चला करके उसे खत्म कर देता है। आगुनी जा करके जब तकीरो के गन को उठाता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके गन में गोली ही नहीं थी, मतलब कि वो सिर्फ आगुनी को डरा धमका रहा था।
गलती से उसने अपने दोस्त की ही जान ले ली। ये सब कुछ आगोनी सोच रहा था और इस तरीके से हमें सच्चाई का पता चलता है। इसके बाद आरिसु सबको बताता है कि जो विच है वो लड़की खुद है जिसने अपनी जान ली। अगर मैं गेम मास्टर होता तो मैं भी बिल्कुल यही करता। लेकिन तभी एक बार फिर से आगोनी सभी लोगों को मारने लगता है और कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, असली विच मैं हूँ। आगोनी को शांत करने का अब कोई तरीका नहीं बचा हुआ था। तभी आरिसु के पास एक लड़की आती है जिसका नाम था मोमोका, जो आरिसु से कहती है कि मुझे पता है कि आगोनी को किस तरीके से रोकना है, मैं उसे रोकती हूँ, तुम जा करके विच को जला दो, तभी ये सब कुछ रुकेगा, वरना वो सब को खत्म कर देगा। इतना कहने के बाद मोमोका सभी लोगों के सामने जाती है और चिल्ला करके कहती है कि असली गेम मास्टर मैं हूँ। ये बात वो जैसे ही कहती है तो उसी वक्त आसमान में से एक लेजर निकलती है जो मोमोका को जान से मार देती है। उसकी जैसे ही मौत होती है तो उसी वक्त यहाँ पर नोमी आती है। वही चाकू था जिस चाकू से उस लड़की ने खुद को मारा था। उस चाकू पर नोमी को उल्टे हाथों का फिंगरप्रिंट मिलता है। इसका मतलब ये था कि लड़की ने उस चाकू से जानबूझ करके खुद को मारा है। मतलब कि जो विच है वो वही मरी हुई लड़की है, हमें उसे जलाना होगा। उसी वक्त आरिसु फिर से आगोनी से कहता है कि ये सब कुछ बंद कर दो, मुझे पता है कि तुमने अपने खास दोस्त को खोया है, लेकिन बेकसूर लोगों को जान से मारने से तुम्हारा दोस्त वापस नहीं आ जाएगा। उसी वक्त अचानक से पूरे बिल्डिंग की आग फैल जाती है। उसी वक्त आरिसु को मोमोका के पास उसका फोन मिलता है जिसे वो ले लेता है। सभी लोग मिल करके फटाफट उस मरी हुई लड़की को उठाते हैं और उसे ले जा करके बाहर जला देते हैं। सभी लोग मिल करके जैसे ही लड़की को जलाते हैं तो इनके सभी फोन पर मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशन, आप लोग गेम को जीत चुके हो। और इस वक्त इन लोगों के सामने पूरी बीच आग में लपटी हुई थी। मतलब कि जिस बिल्डिंग में सभी लोग रह रहे थे वो पूरा जल करके राख हो जाता है। गेम जीत जाने के बाद दिल के दहले का वो पत्ता जीसियांग को मिलता है और उसे वो ले लेता है। मोमोका ने अपने दोस्त के साथ में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो उसके ही फोन में पड़ा हुआ था और उस वीडियो को इस वक्त आरिसु देख रहा था। मोमोका की दोस्त वह लड़की थी जो विच थी, जो मारी गई। वो वीडियो में बताती है कि जब पूरा टोक्यो खाली पड़ा हुआ था तब कुछ लोगों की मुलाकात हमसे हुई। उन्होंने हमसे एक गेम बनाने के लिए कहा और हमने वो गेम बनाया भी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए उस लोकेशन पर जाती है जहाँ से लोग बैठ करके उस गेम को कंट्रोल कर रहे थे। वो जगह एक टनल के अंदर था। अंदर जाते ही इन्हें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है जिसके अंदर सभी मास्टरमाइंड्स बैठे हुए थे। अंदर जाने के बाद इन दोनों लड़कियों को मालूम चलता है कि इस गेम में तो लोगों को जान से मारा जा रहा है। इन्हें नहीं पता था कि इस गेम में लोगों को जान से मारा जाएगा। हालांकि इस बात का एहसास उन्हें बाद में हुआ और बाद में उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा भी हो रहा था। मोमोका की दोस्त वीडियो के लास्ट में ये भी कहती है कि हमारी वजह से हर रोज लोग मरते थे, हम लोगों को मार करके गेम खेलते हैं और अपना वीजा बढ़ाते हैं। मुझसे ये सब कुछ अब और बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए मैं ये सब कुछ अब खत्म करना चाहती हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद लोकेशन को फॉलो करते हुए ये दोनों भी जा करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से गेम को खिलाया जा रहा था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि फिलहाल उस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जितने भी लोग अंदर गेम्स को कंट्रोल कर रहे थे वे सभी लोग मारे जा चुके हैं। इन्हें देख करके ठीक उसी वक्त यहाँ पर जीसियांग भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आता है और इन्हें बताता है कि मुझे भी इस लोकेशन के बारे में एक नक्शा मिला था। उसी वक्त सारे लाइटें चालू हो जाती हैं और इनसे कहा जाता है कि आप सभी खिलाड़ियों को कांग्रेचुलेशन, फेस कार्ड को छोड़ करके तुम लोगों ने सारे कार्ड्स को हासिल किया है। तुम लोगों ने इस गेम्स को जीता तो, लेकिन अपने लोगों को मार करके। खैर जो भी हो उसे छोड़ो, फिलहाल तुम लोगों को और भी गेम्स खेलना है और इस बार तुम सभी लोगों को फेस कार्ड के लिए लड़ना होगा। हम सभी लोगों ने मिल करके तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गेम्स तैयार किया है, तो इसलिए तैयार हो जाओ। और इस गेम का दूसरा लेवल कल शुरू होगा दोपहर को 12 बजे। इसके बाद दोस्तों हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां दिवाली की तरह पटाखे फूट रहे थे और जो भी खिलाड़ी बचे हुए थे वो गेम खेलने के लिए बाहर तैयार हो चुके थे। फाइनली दोस्तों इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सीजन 2 की वीडियो भी जल्द ही आ जाएगी, तो उसे भी देखने के लिए तैयार रहना।